हेलो स्टूडेंट्स। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समाज मनोविज्ञान क्या है, किसे समाज मनोविज्ञान कहते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या क्या इसके अध्ययन क्षेत्र हैं, हम किन किन क्षेत्रों में मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान जो है उसमें जब हम क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन की विधियां कौन कौन सी हैं। उसमें हमारे पास दो तरह की समाज मनोविज्ञान की विधियां होती हैं। प्रयोगात्मक विधि जिसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं, दूसरा है अप्रयोगात्मक विधि या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। पहले हम पढ़ेंगे अप्रयोगात्मक विधि, जिसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी विधियां आती हैं। प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि, समाजमिति विधि, मापनी विधि, परीक्षण विधि और सांख्यिकीय विधि। अब हम सबसे पहले इसमें आगे प्रेक्षण विधि, जैसा इसका नाम है प्रेक्षण करना यानी निरीक्षण करना, इसको हम ऑर्डर कह सकते हैं निरीक्षण करना, अवलोकन करना, इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण यानी किसी भी चीज को हम जो समाज में हमारे घटनाएं घटित हो रही हैं, जो व्यवहार हम घटित कर रहे हैं, उसका निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना। जैसे किसी भी प्राकृतिक वातावरण में घटित होने वाले सामाजिक व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन प्राप्त करना और उसका वस्तुनिष्ठ तरीके से निष्कर्ष प्रस्तुत करना ही प्रेक्षण है। यानी हम समाज मनोविज्ञान में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उस सामाजिक व्यवहार को जहाँ वो घटित हो रहा है हम उसका प्रत्यक्ष रूप से उसका निरीक्षण करें, उसको हमारे सामने हम उसको देखें कि कौन व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को समायोजित कर रहा है, कैसे लोगों के साथ अंतरक्रिया कर रहा है, किस तरह से वो निर्णय ले रहा है, नेतृत्व कर रहा है, उसकी अभिवृत्ति क्या है वातावरण में जितने भी उद्दीपक उपस्थित हैं उनके प्रति। तो उन सब का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करना और फिर किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना ही प्रेक्षण कहलाता है। किम्बल यंग एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि सामूहिक व्यवहार जटिल संस्थाओं तथा किसी वस्तु या घटना की रचना या निर्माण में सम्मिलित विभिन्न इकाइयों आदि का नेत्र द्वारा विचार पूर्वक की गई जांच को प्रेक्षण कहा जाता है। यानी इसमें सारी चीजें सम्मिलित हो गई, सामूहिक व्यवहार भी, जटिल संस्थाएं जैसे हमारा परिवार है, समाज है, जहां पे भी हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, या किसी वस्तु या घटना की रचना, कोई भी घटना घटित हो रही है, कोई उद्दीपक हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, उसमें जितनी भी शामिल इकाइयां होती हैं उनका हम हमारे नेत्रों से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम अवलोकन तभी कर पाएंगे जब हम उसे देख पाएंगे, तो नेत्रों द्वारा जो विचार पूर्वक जांच की जाती है उसे प्रेक्षण कहा जाता है। अब आता है प्रेक्षण कितने प्रकार का होता है। प्रेक्षण के हमारे कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सरल या अनियंत्रित या अक्रमबद्ध प्रेक्षण। दूसरा है सरल या क्रमबद्ध, जिसको हम नियंत्रित या क्रमबद्ध निरपेक्षण कहते हैं। तीसरा प्रकार है सहभागी प्रेक्षण और चौथा प्रकार है असहभागी प्रेक्षण। सबसे पहला प्रेक्षण आता है सरल, जैसा इसका नाम है, सरल या अनियंत्रित या अक्रमबद्ध निरीक्षण। यानी कि यहाँ पे हम जब भी किसी सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि जिस भी वातावरण में घटनाएं घटित हो रही हैं उन परिस्थितियों का हम निरीक्षण करते हैं। किसी प्रकार की क्रमबद्धता नहीं होती है, जैसे वो घटित हो रही होती है वैसा का वैसा उनका निरीक्षण किया जाता है। यंग ने भी इनको कहा कि यहाँ हम अनियंत्रित प्रेक्षण के अंतर्गत जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का सावधानी पूर्वक जांच करते हैं और किसी भी उपकरण का उपयोग उसमें नहीं किया जाता, या जो घटनाएं हैं उनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास नहीं किया जाता, जैसी हैं वैसी की वैसी घटनाओं का
अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है। इसमें अध्ययन करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए उसको अनियंत्रित कहा जाता है। इस विधि के लाभ ये हैं कि जो भी घटनाएं जैसी घटित हो रही हैं, हमें स्वाभाविक परिस्थितियों में परिणाम और डाटा प्राप्त होता है। अगर इन तथ्यों का हम सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हैं तो परिणाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। समाज मनोविज्ञान की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं या बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जिनका कि हम प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें सामाजिक परिस्थितियों में ही है। जैसे मान लीजिए हम बच्चों के खेल के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी ऐसी परिस्थिति यानी जैसे कोई शादी समारोह है, वहां पे लोगों का किस तरह क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रहे हैं, तो वो हम प्रयोगात्मक परिस्थिति में नहीं अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए उनका अध्ययन हमें जैसी जिस परिस्थितियों में वो घटित हो रही हैं उन्हीं परिस्थितियों में अध्ययन करना होता है, तभी लाभ जो है उसका हमें प्राप्त होता है। यहाँ हम इसलिए अनियंत्रित प्रेक्षण को काम में लेते हैं। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं। दोष ये है कि इससे अध्ययनकर्ता के विचारों का प्रस्तुत निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है कि अध्ययनकर्ता जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो व्यवहार घटित हो रहा है, उसका किस प्रकार से ग्रहण करता है उन सूचनाओं को। इससे जो है परिणाम विश्वसनीय हमें प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो घटनाएं जैसी घटित हो रही हैं उनका हम एज इट इज उनको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जांच नहीं की जाती उन व्यवहारों की या उस जो प्राप्त तथ्य हैं, इसलिए उन पे विश्वास कर पाना मुश्किल होता है और परिणाम प्रभावित होते हैं। इसमें जब अध्ययनकर्ता कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो अध्ययन करने वाले की निष्क्रियता यहाँ दिखाई देती है और उसको तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिल पाती है। यहाँ एक ही घटना के विभिन्न अध्ययनकर्ताओं द्वारा विभिन्न परिणाम निकाले जा सकते हैं, इसलिए भी इसके परिणाम प्रभावित होते हैं। दूसरा हमारा प्रेक्षण का प्रकार है नियंत्रित या क्रमबद्ध प्रेक्षण। जैसा इसका नाम है कि ये नियंत्रित है, यानी कि जो प्रेक्षण करता है, अध्ययन करता है, परिस्थितियां उसके नियंत्रण में रहती हैं। क्रमबद्ध तरीके से उसका अवलोकन किया जाता है। यहाँ पे जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उन पर अवलोकनकर्ता का निरीक्षण नियंत्रण रहता है। उसके लिए पहले से एक योजना बनाई जाती है कि किस तरह से निरीक्षण किया जाएगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से निरीक्षण किया जाता है। उसके पश्चात ही योजनाबद्ध तरीके से सूचनाओं का संकलन किया जाता है। उसके पश्चात पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए उसमें अवलोकन में लेखों की सहायता ली जाती है। जैसे कुछ अनुसूचियां हम काम में ले सकते हैं, प्रश्नावली काम में ले सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकते हैं, ये सब चीजें हम काम में ले सकते हैं। प्रेक्षक को सहायता करने के लिए उस पे इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो जाती है। तीसरा परीक्षण यह आता है सहभागी परीक्षण। सहभागी परीक्षण जो है, जैसा इसका नाम है कि इसमें अध्ययनकर्ता जो है, जो प्रेक्षण करता है, वो उस समूह का, जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है, उसका एक अंग बन करके काम करता है। उस समूह का सदस्य वो बन जाता है और हर व्यवहार में वो जो भी गतिविधियां हो रही हैं, सामूहिक व्यवहार घटित हो रहा है, उनमें वो सक्रिय रूप से भाग लेता है और अवलोकनकर्ता उस समूह में घुल मिल जाता है, वो सारी घटनाओं का विवरण तैयार करता है। इससे जो है लाभ हमें ये मिलता है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी सही जानकारी मिल जाती है, सही व्यवहार का अध्ययन हो पाता है, सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर पाते हैं, विस्तार से विस्तृत रूप से अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन इसका दोष ये है कि व्यक्ति जब जो अध्ययन करता है वो जिस समूह का सदस्य बन जाता है
उस समूह के साथ वो इतना घुल मिल जाता है कि धीरे धीरे उसको पता ही नहीं चलता कि वो उस समूह से अलग नहीं है, और लोगों के साथ जो उसके पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन कर रहा है, उनमें जिनके साथ उसके अच्छे संबंध हैं उनकी प्रति वो पक्षपाती हो जाता है। सही जानकारी इसलिए वो हो सकता है कि वो उपलब्ध नहीं कराए। जो समूह साथी समूह जो हैं जिनके प्रति उसका अच्छा अभिवृत्ति है, उनके साथ संबंध अच्छे हैं, उनके द्वारा कुछ गलत व्यवहार भी या कुछ गलत गतिविधियां की जा रही हैं तो वो उनको हो सकता है इग्नोर करे। या जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं है, उन्होंने अच्छा व्यवहार भी किया है तो हो सकता है वो उसको इग्नोर कर दे। तो यहाँ जो है अध्ययनकर्ता को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि वो अपने विचारों को, अपने संबंधों को जो उस निरीक्षण के दौरान बने हैं उनको हावी नहीं होने दे, पक्षपात रहित निरीक्षण करे। अगर इस तरह की सावधानी बरती जाती है तो इस तरह का अवलोकन बहुत ही ज्यादा लाभदायी होता है। अगला परीक्षण आता है असहभागी परीक्षण। असहभागी परीक्षण जो है, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति किसी भी समूह का जहाँ अवलोकन करता है उसका सदस्य नहीं बनता, बल्कि दूर से ही तटस्थ रह करके समूह के सदस्यों के व्यवहारों का, संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे हम देखेंगे एक मैच होता है, मैच में दो टीमें हैं तो वहाँ पे कोई रेफरी होता है, वो दोनों टीमों के व्यवहारों का निरीक्षण करता है। वो देखता है दोनों समूहों को, लेकिन उनका अंग नहीं बनता, उस समूह का अंग नहीं बनता है। वो दूर से ही तटस्थ रह करके दोनों समूह के व्यवहारों का अध्ययन करता है। इस विधि से जब अध्ययन एकत्रित किए जाते हैं तो वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यहाँ अध्ययनकर्ता उस समूह का सदस्य नहीं है, इसलिए उसका किसी भी समूह से कोई लगाव नहीं है। वो जो भी ये व्यवहार करेंगे लोग, उनका तटस्थ होकर के अवलोकन करेगा, निष्पक्ष होकर के आंकड़ों को एकत्रित करेगा। समूह के सदस्यों में भी उनका विश्वास बढ़ जाता है। समूह के सदस्य जो भी निर्णय लेता है वो उनके बारे में या जो सूचनाएं हैं वो उसको सही उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो अवलोकन सहभागी किया जाता है उसमें समय, शक्ति, धन आदि कम खर्च होते हैं और परिणाम हमारे ज़्यादा अच्छे प्राप्त होते हैं। दोनों ही तरह की विधियां जो हैं, ये चारों प्रकार के अवलोकन, सहभागी है, सहभागी, नियंत्रित और अनियंत्रित, इन सब की अपनी आवश्यकता के अनुसार इनके दोष हैं, या जहाँ जिस तरह की आवश्यकता हमें होती है हम अवलोकन कौन से का इस्तेमाल करना है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कई बार मिला करके भी उनका उपयोग किया जाता है। अब आता है प्रेक्षण विधि का महत्व। प्रेक्षण विधि का महत्व है कि एक सरल अध्ययन की विधि है, स्वाभाविक विधि है, कम खर्चीली है, अधिक उपकरणों की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ जो अवलोकन करता है वो प्रशिक्षित होना चाहिए। किसी भी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति या व्यवहारों का अध्ययन इसी विधि से संभव होता है, जैसे कि भीड़ का, श्रोताओं का, ये जो हम अध्ययन करेंगे, खेल के मैदान में हम अध्ययन करेंगे, इन सब का अध्ययन इसी परिस्थिति के द्वारा संभव होता है। इस विधि के तथ्य और आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं। विभिन्न पशुओं तथा विभिन्न जातियों के बारे में इनका अध्ययन किया जा सकता है। स्वाभाविक परिस्थितियों में इस विधि को हम प्रयोग में लेते हैं। ये थे हमारे प्रेक्षण विधि। अगले वीडियो में हम अगली विधि का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।